बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने जा रही है। आज निर्वाचन आयोग ऐलान करने जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव कब होंगे, साथ ही ये कितने चरणों में होंगे। इसके साथ ये भी ऐलान हो जाएगा कि वोटों की गिनती कब होगी। निर्वाचन आयोग ने आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 4 बजे रखी गई है। जानकारी के मुताबिक निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में होगी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई मायनों में बहुत ही ज्यादा जरूरी। वो इसलिए क्योंकि आज इसी कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान होना है जिसका इंतजार पूरे देश को है, पूरे बिहार वासियों को है और साथ ही साथ तमाम राजनीतिक दलों को है जो पूरी दमखम के साथ चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम प्रेस रिलीज दिखा रहे हैं जिसमें यह लिखा गया है कि शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 22 नवंबर तक देखिए चुनाव की प्रक्रिया को पूरी करनी है क्योंकि 23 नवंबर को विधानसभा भंग हो जाएगी और ऐसे में 22 नवंबर से पहले चुनाव को संपन्न कराना अनिवार्य है। और देखने वाली बात होगी कि चुनावी तारीख क्या तय की गई है चुनाव आयोग की तरफ से और इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। इतने दिनों से हमने इंतजार किया, अब महज 4 से 3 घंटे का वक्त बाकी रह गया है जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान हो जाएगा कि बिहार में किस तारीख को कितने चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले जब बैठक की गई थी राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की, तो उस दौरान तमाम राजनीतिक दलों ने ये डिमांड रखी थी, खास तौर पर जेडीयू ने ये डिमांड रखी थी कि एक ही दिन में एक ही चरण में बिहार में चुनाव संपन्न कराए जाएं। और देखिए लगातार न्यूज 18 संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए। इस वक्त मैं सीधे रुख करूंगी अपनी पटना न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृत राज का। आनंद, लगातार हम इस सीटों के फॉर्मूले गणित पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच अब हम ये भी बात करेंगे, अब वक्त ज्यादा शेष नहीं रह गया है। शाम 4 बजते ही ये ऐलान हो जाएगा कि बिहार में चुनावी तारीख क्या होगी। इससे पहले अगर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करें तो भोजपुरी और मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया था, वो बेहद दिलचस्प था। तो क्या आज भी कुछ अलग, कुछ नया चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा? देखिए, दिलचस्प है। मुख्य चुनाव आयुक्त जब पटना पहुंचे थे और उन्होंने जिस भाषा में प्रयोग किया वो कनेक्ट होना चाहते थे बिहार से, और उन्होंने कहा भी था कि इस बार बिहार का चुनाव बिल्कुल फेयर होगा और बहुत अच्छे से होगा। तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग की पूरी कोशिश रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार चुनाव आयोग लगातार इस कोशिश में था कि बिहार में जो वोटिंग का प्रतिशत है वो बढ़े, और इसके लिए मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम भी चला और कई नए नाम जुड़े और कुछ लोगों के नाम भी कटे। लेकिन चुनाव आयोग की पहली कोशिश यही है कि बिहार में वोटिंग करने के लिए लोग उत्साहित रहें और जो वोटिंग का प्रतिशत है सो भी वो बढ़े। और यही वजह है कि जैसे ही छठ का पर्व खत्म होगा, उम्मीद है कि उसके नज़दीक ही, बहुत ज़्यादा दिन नहीं होगा, उसके नज़दीक ही ऐसा दिन तय किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बिहार में रहते हैं, जो बिहार से बाहर आते हैं छठ पर्व के समय, तो वो बिहार में रहें और अपना वोट देकर जाएं। यही वजह है कि चुनाव आयोग के साथ साथ उन तमाम लोगों की कोशिश है कि जो बिहार में आ गए हैं, जो अप्रवासी बिहारी हैं, जो बिहार के बाहर रहते हैं और छठ जैसे महान पर्व में जो देश और विदेश से जो लोग बिहार में पहुंचते हैं, तो अगर जो लोग तमाम लोग पहुंचेंगे जिनकी संख्या लाखों करोड़ में रहती है, अगर वो रुक गए बिहार में और वोटिंग जल्दी होता है छठ पर्व के बाद, तो जाहिर सी बात है वोटिंग का प्रतिशत बढ़ेगा। तो चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है कि न सिर्फ मतदाताओं में उत्साह रहे, वोटिंग का प्रतिशत बढ़े और मतदाता बिल्कुल आसानी से बूथ पर पहुंचे, वोटिंग दें और जाएं। और राजनीतिक दलों को भी इस बात की शिकायत नहीं रहे कि चुनाव में किसी तरीके से कोई भी गड़बड़ी हुई या समस्या हुई।
तो इस बार उम्मीद है और चुनाव आयोग के तेवर से साफ है कि इस बार बिहार में चुनाव कुछ बहुत कुछ नया देखने वाकई को मिलेगा। हम अगर बात और करें जाहिर सी बात है, आनंद, तो राजनीतिक बहुत दलों सारे में बदलाव, बहुत सारे परिवर्तन की चर्चा भी चुनाव आयोग की तरफ से की गई। लगभग 17 परिवर्तन बताए गए, जिसके अंतर्गत इस बार बिहार चुनाव की प्रक्रिया को लेकर एक नया कीर्तिमान बनाएगा और बिहार की ही राह पर अब देश में अलग अलग जगहों पर भी चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो कुछ परिवर्तन की चर्चा हमारे दर्शकों के साथ एक बार फिर आप कर दें। जी आनंद, सुबह वाकई में परिवर्तन की बात कर रही थी आनंद। दोहराएंगे। मैं परिवर्तन की बात कर रही थी। चुनाव आयोग ने बहुत सारे परिवर्तन की चर्चा की है। बूथों की अगर हम बात कर लें तो बूथों पर लोगों की संख्या कम की गई, 1200 से निर्धारित किया गया है मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति, और ऐसे कई परिवर्तन निर्वाचन आयोग की तरफ से लाए गए हैं। तो क्या इस परिवर्तन का बहुत असर होने वाला है आगामी चुनाव पर जब मतदाता बूथों तक पहुंचेंगे, और साथ ही साथ और क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन है, इसकी जानकारी भी विस्तार से दें। देखिए, अभी तक देश के किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदान नहीं होंगे। इस बार चुनाव की कोशिश है। इसके साथ ही वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म भी पहली बार बिहार में लागू होगा। ये कुछ ऐसे प्रयोग किए जाएंगे पहली बार। मतदान केंद्रों के पास अब प्रत्याशियों के लिए सुविधा टेबल 100 मीटर की दूरी पर लगाने की अनुमति होगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि चुनाव के समय जो बूथ एजेंट रहते हैं उन्हें काफी दिक्कत होता है, जबकि पहले ये दूरी 150 मीटर की थी। और इस बार मतदान केंद्र पर 100% वेब कास्टिंग की जाएगी ताकि पूरी तरीके से फेयर चुनाव हो, कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो। उसके अलावा मतदान का प्रतिशत है, वोटिंग ट्रेंड है और अन्य आंकड़ों के जो अन्य तरह के आंकड़े हैं उन्हें जुटाने की तेजी से जल्दी से जल्दी वो आंकड़े जुटे, इसकी भी कोशिश रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार ईवीएम पर अब रंगीन फोटो और बड़े अक्षर में जो बैलेट पेपर है, जो ईवीएम पर चिपके बैलेट पेपर में उम्मीदवारों को रंगीन फोटो होगी। ये दिलचस्प है, ये पहली बार हम लोगों ने बिहार में देखा है। उम्मीदवारों के नाम मोटे मोटे अक्षरों में होंगे, बड़े अक्षरों में होंगे, ताकि मतदाता उन्हें आसानी से पहचान ले। ग्रामीण इलाकों में कई बार ये समस्या होती है सुबह कि जब मतदाताओं को जब वोट देना पड़ता है तो कई बार जो मतदान जो उनका चुनाव चिन्ह है वो ठीक से नहीं पहचान पाते हैं, कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं ये उनको पता नहीं होता है। तो इस बार ये नया कुछ ऐसे प्रयोग हैं, तो ये कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो बिहार में इस बार पहली बार हमें देखने को मिलेंगे। और चुनाव की बड़ी कोशिश है कि बिहार में चुनाव पूरी तरीके से फेयर चुनाव हो, मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा आसानी हो आचार वोट डालने संहिता में। की बात बार बार कर रहे हैं क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम 4 बजे, उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। आज से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो आचार संहिता के बारे में भी हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दें। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं राजनीतिक दलों पर, इस पर थोड़ी नजर डालें। जी आनंद, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जरा आचार संहिता को लेकर विस्तृत जानकारी दें कि आचार संहिता कब से लागू होगी, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रतिबंध होते हैं राजनीतिक दलों के ऊपर। अभी अभी कुछ तस्वीरें भी हमने अपने संवाददाता के जरिए दिखाए थे। तो देखिए, हम फिर से आनंद से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच आज की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर लगातार हमने नजर बना रखी है। हमारे संवाददाता लगातार विस्तृत रूप से आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। शाम 4 बजे यानी कि अब से 3 घंटे 53 मिनट 37 सेकंड के बाद इस बात का ऐलान हो जाएगा कि बिहार में चुनाव कब होने हैं। और देखिए, चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक दल तैयारियां कर रहा है। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, हर कोई तैयारियों में जुटा हुआ है और आखिरकार आज सियासी जंग का आगाज हो जाएगा। और इसी बीच सियासी जंग के साथ साथ बैठकों का दौर जारी है। धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी बैठक बुला ली है। बीजेपी नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। उम्मीदवारों की लिस्ट को तैयार किया जाएगा। उम्मीदवार के नाम दिल्ली भेजे जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आज जैसे ही चुनाव आयोग ऐलान करने वाला है वैसे ही राजनीतिक दल भी काफी एक्टिव हो गए हैं। बैठकों का दौर पहले भी चल रहा था और अब इस बैठक में सब कुछ तय कर लिया जाएगा। देखिए, इस पूरी खबर की जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? धर्मेंद्र प्रधान आज बड़ी बैठक बुला रहे हैं,
तो क्या हम ये समझे कि चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद ये जो बैठक हो रही है ये फाइनल बैठक होगी और इसमें उम्मीदवारों के नाम को तय कर लिया जाएगा? अब बिल्कुल देखिए, जो 2 दिनों तक चुनाव समिति की जो बीजेपी की बैठक चली उसमें जितने भी विधानसभा वार उम्मीदवारों के नाम आए हैं उन नामों की यहाँ एक तरीके से स्क्रूटनी होगी और एक सूची तैयार की जाएगी और उस सूची को फिर दिल्ली भेजा जाएगा ताकि वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो बीजेपी का है वहां जाए और वहां से फिर जो उम्मीदवार कौन होंगे उसकी घोषणा होती है, प्रक्रिया होती है। और इसी को देख करके आज धर्मेंद्र प्रधान पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उनके साथ बैठक करेंगे। फिलहाल इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान पटना में ही है और पार्टी के जो अन्य बड़े नेता हैं उनके साथ उनकी 1-to-1 बातचीत चल रही है और चुनाव की रणनीतियों पर इस वक्त मंथन चल रहा है। बाद जो उम्मीदवारों की सूची है वो फाइनल तैयार की जाएगी और उसे फिर दिल्ली भेजा जाएगा। तो वाकई शैलेंद्र, अगर हम उम्मीदवारों के नामों के चयन की बात करें तो बहुत सारी बातों का खास ख्याल रखा जाता है। जातीय समीकरण से लेकर सिटिंग सीट तक की स्क्रूटनी पहले भी की गई है, तो किन किन बातों का खास ख्याल रखते हुए आज उम्मीदवारों के नाम की स्क्रूटनी का लिस्ट भेजी जाएगी? बिल्कुल देखिए, एनडीए ने यह तय कर लिया है कि चुनावी मैदान में वही उम्मीदवार रहेंगे जो जिताऊ होंगे। जो जिस उम्मीदवार की पकड़ जनता में होगी उसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा, चाहे घटक दल कोई भी हो। और इन तमाम चीजों के साथ आगे जो एनडीए की बातचीत है उसी आधार पर भी की जा रही है। जहां तक सिटिंग सीट का मामला है तो सिटिंग जो उम्मीदवार हैं उनकी भी स्क्रूटनी होगी। उसमें भी देखा जाएगा कि वो कितने कद्दावर हैं, क्या फिर उनका एंटी इनकम्बेंसी क्या है उस क्षेत्र में। तमाम चीजों को देखा जाएगा और उसके बाद ही जो सूची है वो फाइनल सूची तैयार करके फिर उसे संसदीय बोर्ड में भेजा जाएगा। लेकिन उसके पहले जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया आज पटना में की जा रही है और इसी को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान लगातार बिहार में है। जब से बिहार और ये सारी चर्चा तो धर्मेंद्र, माफ कीजिएगा शैलेंद्र, हमने कर ली है, लेकिन इन सब के बीच हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये महत्वपूर्ण बैठक का समय क्या तय किया गया है, किस वक्त इस बैठक को बुलाया गया है? देखिए, ये बैठक पूरे दिन चलेगी और अलग अलग नेताओं के साथ भी बातचीत हो रही है। इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान की पार्टी के जो अन्य जो बड़े चेहरे हैं उनके साथ 1-to-1 बातचीत हो रही है। उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जब वो उनके पास पहुंचेंगे उसके बाद जो स्क्रूटनी की तैयारी है, जो स्क्रूटनी किया जाएगा वो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के पहुंचने के बाद होगी उस पर बातचीत। तो थोड़ी देर के बाद तमाम नेता बैठेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति भी तय होगी। चलिए, इस पूरी खबर पर शैलेंद्र लगातार आप नजर बनाए रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। और देखिए, न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं पटना से। आनंद, हम लगातार आचार संहिता की बात कर रहे थे, इस पर चर्चा कर रहे थे कि आज जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो जाहिर तौर पर आचार संहिता लागू कर दी जाती है। तो आचार संहिता के तहत क्या क्या प्रतिबंध लगाए जाते हैं राजनीतिक दलों पर और क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, पूरी विस्तृत जानकारी दर्शकों को दें। देखिए, आचार संहिता लागू होते ही आप कोई लुभावना घोषणा नहीं कर सकते हैं, आप माफ कीजिएगा, कोई लुभावना काम नहीं कर सकते हैं। कोई जो आपके वाहन में जो लगे रहते हैं वीआईपी के वो हटाना पड़ता है और कहीं भी सार्वजनिक जगह पे आप कुछ ऐसे करते हुए नहीं दिखें जो आपको लगे जैसे कि आप मतदाताओं को लुभा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसका पालन राजनीतिक दलों को करना पड़ता है। तमाम राजनीतिक दलों को भी पता है कि कैसे आचार संहिता लागू होने के बाद क्या कुछ करना है। तो जाहिर तौर पे आचार संहिता लागू होते ही वो तमाम पाबंदियां लागू हो जाएंगी जो आचार संहिता लागू होने के बाद होती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार के तमाम सियासी दलों में इस बात को लेकर चर्चा थी कि शायद 7 या 8 तारीख को आचार संहिता लागू होगा, लेकिन अप्रत्याशित है बिहार में तमाम सियासी दलों के नेताओं से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये साफ साफ कहा कि आज 6 तारीख को ही आचार संहिता लागू होगा। ये उन्हें इसकी जानकारी नहीं हो पा रही थी और ये उन्हें उम्मीद भी नहीं था कि आज लागू होना है। तो दिलचस्प है, अब तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें सुबह इस बात को लेकर टिक गई हैं कि आने वाले समय में जब आचार संहिता लागू होता है 4 बजे के बाद तो फिर क्या कुछ परिस्थितियां होगी, कितने फेज में चुनाव होंगे। राजनीतिक दलों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा, एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि उनके लिए भी अब समय कम ही रह जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि आज के दिन ही शाम 4 बजे से उनके ऊपर प्रतिबंध लग जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लगातार आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान का काउंटडाउन शुरू हो गया है।
कुछ ही घंटों के बाद निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है और ऐसे में बिहार चुनाव में आई लव मोहम्मद के बाद बुर्काधारी वोटर और घूंघट वाली वोटर पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार चुनाव में बुर्का वर्सेस घूंघट का मुद्दा बन जाएगा? क्यों वोट बैंक का नया हथियार बुर्का और घूंघट ही बनेगा क्या? तो देखिए, बुर्के पर सियासी घमासान के बीच बीजेपी कोटे से बिहार के गन्ना मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से ये मांग कर दी है कि अगर वोटिंग के दौरान बुर्के में आने वाली मुस्लिम महिलाओं के चेहरे से मिलान नहीं किया जाता है तो हिंदू धर्म की महिलाओं को भी घूंघट में आने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ साफ ये मांग की है कि अगर मतदान में बुर्का चलेगा तो घूंघट भी चलेगा, यानी घूंघट को भी निर्वाचन आयोग को अनुमति देनी चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चुनाव निर्वाचन आयोग के मीटिंग में बैठे थे और हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा है कि चेहरा से मिलान करा के और वोटिंग कराइए। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं मानती है चुनाव आयोग, ऐसा नहीं करते हैं, तो अगर बुर्का चलेगा तो घूंघट भी चलेगा। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, इससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इस चुनाव पर्व में सभी मतदाता कर्मी और मतदाता पूरे गंभीरता के साथ, एकजुटता के साथ मतदान कर इस चुनाव पर्व को सफल बनाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच वही है, इनका डीएनए यही है कि सिर्फ धार्मिक चीजों को लाना, पोलराइजेशन के मुद्दे को उठाना ताकि चीजें एक तरफ हो सके। लेकिन बिहार की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। अब किसको क्या करना है, कौन क्या पहन के वोट देने जाएगा, ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है और जिसको जो नियम है वो अपना जांच करे, जांच नहीं करे, इनके बोलने से थोड़ी कुछ होने जाने वाला है। घूंघट उठाकर हिंदू महिलाएं अपना चेहरा दिखा देती हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाएं चेहरे पर से बुर्का हटाने में अपनी तौहीन समझती हैं। मतदान के दौरान कुछ मतदान केंद्रों पर बुर्के की आड़ में पुरुषों द्वारा मतदान किए जाने का मामला पकड़ में आने के बाद जांच की मांग उठी है। फिर हिचकिचाहट क्यों? यदि बुर्के की जांच नहीं तो फिर घूंघट की जांच क्यों? हमारा संविधान सर्वधर्म समभाव की बात करता है। हर धर्म के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। चुनाव में चुनाव आयोग जो नियमावली बनाता है उसको हम सब वोटरों को अक्षरशः पालन करना चाहिए ताकि चुनाव की शुचिता बनी रहे, जो कि अपेक्षित भी होता है। तो आपने सुना रामकृष्ण नंदन पासवान के बयान पर कैसे सियासत गर्मा गई। और चलिए अब आपको विस्तार से पूरी खबर बताते हैं। बुर्का पहनी महिलाओं को लेकर जो चर्चा हो रही थी उस पर हमने बात की है। और देखिए, आपको ये बता दें कि बीजेपी ने इस मुद्दे को आखिर क्यों उठाया है। बीजेपी ने शनिवार को निर्वाचन आयोग से विशेष मांग की और मतदान केंद्रों पर बुर्का या पर्दा पहनने वाली महिलाओं के चेहरे की पहचान हो, ऐसी मांग की गई। बुर्काधारी मतदाता की पहचान पत्र यानी ईपीआई से सख्ती से मिलान किया जाए। बीजेपी की मांग के पीछे फर्जी वोटर को रोकना है और बीजेपी ये चाहती है कि वास्तविक मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। और आइए अब आपको जल्दी जल्दी ये बता देते हैं कि बुर्के पर सियासी बवाल आखिर मचा क्यों। देखिए, बिहार में 17.7% मुस्लिम आबादी है, यानी 2.31 करोड़ मुस्लिम आबादी और मुस्लिम वोटर की तादाद 1,30,00,000 है। 2011 की जनगणना के अनुसार 48 से 49% महिला मुस्लिम वोटर है और बिहार में 50 सीटों पर मुस्लिम वोटर गेम चेंजर की भूमिका में 87 सीटों पर 20% से अधिक मुस्लिम वोटर हैं और कुल मिलाकर करीबन 40 सीटों की किस्मत मुस्लिम मतदाता ही तय करते हैं। 11 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता 40% के आसपास हैं। वहीं 2020 में 19 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे। 19 मुस्लिम एमएलए में एक भी एनडीए का विधायक नहीं और यही वजह है कि बिहार चुनाव में बुर्के को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। चुनावी मुद्दा इसे बनाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, बुर्के का नियम क्या है ये भी आप जान लीजिए कि जिस पर इतना बवाल हो रहा है उसका नियम है क्या। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में स्पष्ट कर दिया था कि वोटर आई कार्ड के लिए बुर्का हटाना जरूरी है। मतदाता पहचान के लिए चेहरा दिखाना अनिवार्य होगा।
धार्मिक भावनाओं के नाम पर टाल मटोल आप नहीं कर सकते। निर्वाचन आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन जरूरी बताया। प्रिसाइडिंग अधिकारी इसका काम कर सकते हैं। ये जांच सिर्फ और सिर्फ प्रिसाइडिंग अधिकारी ही करेंगे और महिला पोलिंग स्टाफ ही चेहरा देख सकती है। इसके अलावा कोई भी पुरुष इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करेगा। तो ये नियम है और इसी नियम से चलना होगा और इसी नियम की चर्चा बीजेपी ने की और ये मांग कर दी कि सही मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग करे और इसीलिए बुर्का उठाकर मतदाताओं की पहचान करना अनिवार्य मांगा गया है। इसे करने की बात कही गई है। देखिए 4 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग के साथ बैठक हुई जिसमें बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ये मांग की थी और वोटिंग के दौरान बुर्का में आने वाली महिलाओं की वोटिंग आईडी से पहचान की जाए जिससे निष्पक्ष तौर पर मतदान हो सके और किसी भी तरीके की फर्जिंग वोटिंग को रोका जा सके। उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दा नशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सैनी ने महागठबंधन की बैठक के बाद बड़ा बयान दे डाला है। सैनी ने कहा कि सीट बंटवारा हो गया है, 2 से 3 दिन के भीतर सभी दल मिलकर इसकी घोषणा करेंगे। उन्होंने एक बार फिर सरकार बनने पर उप मुख्यमंत्री बनने की बात कह दी है। ये दावा किया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री हम बनेंगे। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में आखिर किसकी बहार ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन दावे राजनीतिक दल की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सैनी ने बड़ा बयान दिया है। 2 से 3 दिन के अंदर सीटों के फॉर्मूले पर मुहर लगेगी, ऐलान होगा और इसी बीच उन्होंने कहा कि हम उप मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो। अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है? बात बन गई है। हाँ सब है। फिर आपकी कितनी सीटों की डिमांड? प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम ब्रेकिंग न्यूज चलाइएगा आप लोग। और देखिए चुनाव ऐलान के साथ ही सीटों के बंटवारे पर भी नेताओं की दौड़ तेज हो गई है। एनडीए के घटक दल एलजेपी रामविलास के नेता धीरेन्द्र मुन्ना ने कहा है कि जल्द ही गठबंधन के नेताओं के साथ चिराग की बातचीत में सब कुछ साफ हो जाएगा। सीटों के मुद्दों पर कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका सिलसिला जारी हो गया है और आज या कल में हमारे नेता से भी बीजेपी के शीर्ष नेताओं को भी मुलाकात संभव है कि हो, आज हो या कल हो, लेकिन होगी और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहा है। उम्मीद हम यही करते हैं कि आज से कल तक में आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। तो तमाम राजनीतिक दलों के सियासी दावे आपने सुने और इन्हीं दावों के साथ आज से सियासी जंग का आगाज हो जाएगा। तो बिहार में होगी किसकी बहार, इस पर हमारी नजर टिकी हुई है। एक एक खबर न्यूज़ 18 आप तक अपने वादे के अनुसार सबसे पहले पहुंचाएगा। कहीं मत जाइए।